यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बिलासपुर संभाग के सह प्रभारी श्री अनुराग सिंह देव जी। मैं प्रदेश महामंत्री श्री ओपी चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मैं सभी हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम लोग पहले से ही थे, आप डिले होने का आरोप कृपया मत लगाइएगा। हम लोग पहले से थे, कॉल आ गया था उसी कारण से लेट हुआ और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आखिर शराब हो, कोयला हो, सब में इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और गांधी परिवार को लगातार पहुंचाया है। इसी तरह से महादेव ऐप के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ के युवाओं की, हमारे छत्तीसगढ़ के भावी पीढ़ी की जिंदगी को बर्बाद करते हुए उनको गेमिंग के लत में, जुआ की लत में धकेलते हुए इन्होंने सैकड़ों हजारों करोड़ के कारोबार को संरक्षण दिया और वो संरक्षण देते हुए पैसा इकट्ठा कर करके इन्होंने गांधी परिवार को पहुंचाने का काम किया है। इसी संदर्भ में हम आज की प्रेस वार्ता आयोजित करने जा रहे हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। मैं आप लोगों को ऐसे कई ऐड, लगातार ऐड आते थे अलग अलग जगहों पे पूरे छत्तीसगढ़ में। महादेव ऐप ऐसे बड़े बड़े ऐड निकालता था और ऐड निकाल करके एडवर्टाइजमेंट कर करके महादेव ऐप के लोग पूरा प्रचार करते थे, सब कुछ करते थे और इस सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी रहती थी। इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। पहला, मैंने कहा कि महादेव ऐप ने, जिसमें 50 लाख यूजर्स थे, 50 लाख यूजर्स के लगभग उससे भी ज्यादा यूजर्स थे, इसने 2020 में 1000 करोड़ रुपए के रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो IPC की जो धाराएं हैं वो तो है ही। ये किस तरह से ये ऐप संचालित होता था उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। युवाओं को बर्बाद करने के लिए एक ऑनलाइन ठगी के रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था। हमारे छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का काम इसके द्वारा किया जा रहा था। 3 पत्ती, पोकर, ताश के गेम, चेस गेम, वर्चुअल क्रिकेट गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल पर आधारित सट्टे, गेमिंग, ये सबको वहां संचालित किया जा रहा था। और इस पूरे ये जो आप इस समय बहुत जो जांच हुई है, ये तो 2022 में मई 2022 में पहला FIR हुआ। कोई मई 2022 में पहला FIR दर्ज हुआ और मई 2022 में पहला FIR दर्ज किया गया। मई 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने FIR दर्ज नाम मात्र के लिए किया और इसका जो तार है, बाद में ईडी बार बार आरोप लगाते हैं कि मतलब हम पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई है जिसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसलिए सामने आई है
कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की स्टेट पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बाद उसका आगमन इस केस में हुआ है। इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि पहला एफआईआर छत्तीसगढ़ की पुलिस दर्ज करती है दबाव में आकर या जिस भी कारण से, लेकिन आपको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया उसके आधार पर ईडी आई है, और इसके तार जब ईडी आगे जांच करती है तो पता चलता है कि इसके तार दूसरे राज्यों के अलावा दुबई से जुड़ा हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट के रूप में काम कर रहा था। इसके पीछे के चेहरों को पकड़ने की कोशिश छत्तीसगढ़ पुलिस ने कभी नहीं की। वो केवल डरा धमका के, छोटा मोटा एफआईआर करके, मोहरों तक कार्रवाई को रोक करके पैसा ऐंठने का काम यहाँ के पुलिस के माध्यम से कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार करती रही। इन्होंने कांग्रेस के संरक्षण में सब कुछ चलता रहा। इन्होंने नॉन बिलेबल धाराओं को बिलेबल धाराओं में कन्वर्ट कर दिया। खुद रक्षा की भक्षक बन गए थे। खुद सरकार के लोग ही ये काम को संरक्षण दे रहे थे। ईडी के आने के बाद जब दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा है, जब छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के सामने ये उजागर होने लगा है कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से कांग्रेस की सरकार बर्बाद करने का काम कर रही थी, तो ये बौखलाहट में आ गए हैं। इसमें यही कहना चाहूंगा कि सरकार का प्राधिकरण नहीं बल्कि अपराधी ही सरकार चला रहे थे, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं जो ईडी ने जो चार्जशीट प्रस्तुत किया है, उस चार्जशीट में जो चार्जशीट प्रस्तुत किया जाता है, ईडी जो भी आरोप चार्जशीट के माध्यम से लगाती है वो माननीय न्यायपालिका के सामने लगाती है और पूरे साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर लगाती है और कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया जाता है, माननीय जजों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एडिशनल एसपी रैंक के लोग 65 लाख रुपए प्रति माह के पैसे ले रहे थे। ये चार्जशीट कहता है। आप लोगों से सभी पढ़े भी होंगे और मैं आपसे लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसको देखें और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के सामने लाएं कि 65 लाख रुपए तो एडिशनल एसपी रैंक के लोग ले रहे थे, तो इसमें आगे जो बड़े सरगना जुड़े हुए थे वो कितने पैसे लेते रहे होंगे, इसका आकलन आप स्वयं लगा सकते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ईडी ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें से कुछ चंद लाइनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कोर्ट के सामने भी ईडी तथ्यों और सबूतों के साथ प्रस्तुत कर रही है। ईडी इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट एएसआई चंद्रभूषण वर्मा वाज एक्टिंग एज द मेन लाइजनर ऑन ग्राउंड इन छत्तीसगढ़। ही along with Satish Chandrakar was receiving healthy money via Hawala from Dubai-based promoters of Mahadev online book and were distributing the same to senior police officers and leaders politically connected to Chief Minister's office as protection money. मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे हिंदी चैनल भी हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ में मुख्य लाइजनर के रूप में काम कर रहा था। वो सतीश चंद्राकर के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से हवाला के माध्यम से मोटी मासिक धनराशि प्राप्त कर रहा था और इसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय से राजनीतिक रूप से जुड़े नेताओं को संरक्षण के रूप में राशि वितरित की जा रही थी। ये ऑफिशियली प्रेस नोट में किसी डिपार्टमेंट ने जारी किया है, कोर्ट में प्रस्तुत किया है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं उद्धृत करना चाहूंगा एएसआई चंद्रभूषण वर्मा इज नॉट अ वेरी सीनियर ऑफिसर इन द पुलिस हायरार्की, बट थ्रू हिज रिलेशनशिप विद विनोद वर्मा, political advisor to Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel, and with the help of money power received from kickbacks sent by Ravi Uppal in Dubai, he has managed to influence senior officers. ASI Verma has admitted before ED that he was receiving and paying large monthly bribes to many power people. ASI Verma has admitted that the bribe payments were enhanced after some action was done by police in May 2022. मई 2022 में जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद
और पैसा देने की प्रक्रिया को इसके द्वारा, इस एएसआई के द्वारा और बढ़ाया गया, ताकि उनको डराया धमकाया गया और पैसे इकट्ठे करने की प्रक्रिया को और गति दी गई। तो bribes were enhanced to water down the cases to include non-billable offences and to restrict prosecution up to local punters to prevent future action on their operations. Further, arrested accused have specifically named high-ranking officials connected to Chief Minister Office who have received hefty kickbacks on monthly regular basis. मैं हिंदी में भी इसे प्रस्तुत करना चाहूंगा। ईडी की जांच से साफ हुआ है कि हालांकि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा पुलिस हायरार्की में बहुत वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, लेकिन विनोद वर्मा जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं, के साथ अपने संबंधियों और रवि उत्पल द्वारा भेजे गए रिश्वत से प्राप्त धन की मदद से वह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा। एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वह कई शक्तिशाली लोगों को हर महीने बड़ी रिश्वत दे रहा था। एएसआई वर्मा ने स्वीकार किया है कि मई 2022 में पुलिस द्वारा की गई कुछ कार्रवाई के साथ रिश्वत का भुगतान बढ़ाया गया। मामलों को कम करने जैसे जिसमें गैर जमानती अपराध को जमानती अपराध में बदलने जैसी चीजें भी शामिल है। अभियोजन को स्थानीय सट्टेबाजों तक सीमित करने, जो स्थानीय छोटे मोहरे थे उन्हीं तक रोक दिया जाए कार्रवाई को और ऊपर के सरगना तक न पहुंचने दिया जाए और भविष्य ये सब को करने के रिश्वत को बढ़ाया गया। आरोपियों ने ईडी को पूछताछ में बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों को मासिक और नियमित आधार पर भारी रिश्वत पहुंचाई गई। ये बात प्रेस नोट में और कोर्ट की चार्जशीट में स्वीकार किया गया है, जो कि बहुत गंभीर आरोप है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव ऐप में जैसा कि मैंने कहा 50 लाख यूजर्स लगभग जुड़े हुए थे। इसने 2020 में 1000 करोड़ रुपए के रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया। किस लेवल पे अमाउंट इकट्ठा कर रहे थे इसको समझा जा सकता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट या आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत क्राइम का एस्पेक्ट तो है ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है जहां गेमिंग प्रतिबंधित है, वहां पर इनका हेडक्वार्टर चलता था। दुबई में हेडक्वार्टर एक मुस्लिम कंट्री में चल रहा था और इसमें डी कंपनी से भी लिंक होने की बातें कई सूत्रों के माध्यम से पता चल रही हैं। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। इस पूरे प्रकरण में लगभग 20,000 अकाउंट खुले हुए थे। 50 लाख लोगों को इससे जोड़ा गया था, 20,000 अकाउंट जोड़े गए थे, 250 से अधिक सेल कंपनियां काम कर रही थी। ये सारा पूरा तंत्र, पूरा चैन किसी बड़े इंटरनेशनल माफिया के बिना संभव नहीं था। और जिस तरह से दुबई कनेक्शन सामने आया है और जिस तरह से बड़े इंटरनेशनल चैनल दिखाई दे रहा है, उससे टेरर फंडिंग की आशंकाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। भूपेश बघेल जी के लिए गांधी परिवार को पैसा पहुंचाने का काम हो सकता है, लेकिन इसके तार डी कंपनी से या इसके तार दुबई से एक बड़े इंटरनेशनल माफिया तंत्र से जुड़े होने की बातें सामने आ रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि अगर ईडी ने अपने प्रेस नोट में, अपने चार्जशीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, अखबारों के विज्ञापनों में महादेव आता रहा, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ चंद दिखाने भर के लिए कुछ एक दो एक्शन हल्का फुल्का किए और उसमें भी ईडी के प्रेस नोट से, उसकी जांच से स्पष्ट होता है कि वो जैसे ही कार्रवाई कर करके पैसे को बढ़ाते गए, इस तरह का काम ये करते गए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े लोगों के, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिस तरह चार्जशीट में नाम आया है, जरा भी नैतिकता अगर बची हुई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से
डी कंपनी की दुबई के कनेक्शन से, डी कंपनी के कनेक्शन से और टेरर फंडिंग की आशंकाओं से इस पूरे प्रकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप इमेजिन करिए कि 50 लाख लोगों को इसमें ऑपरेट किया जा रहा था, तो कहा जा सकता है कि अनुमानित तौर पर कि प्रति माह 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार इसमें हो रहा था इसके माध्यम से। और यह पूरा तंत्र संचालित हो रहा था, इसमें डी कंपनी, दुबई और टेरर फंडिंग की आशंकाएं हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनआईए जांच के लिए मुख्यमंत्री जी को पहल करने की मांग करते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मित्रों, किसी प्रकार का कोई भूपेश बघेल जी ने वहाँ पे ये दिल्ली में आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी गतिविधियों को बाधा डालने के लिए छापे मारा। उनका सीधा आरोप है कि राजनीतिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए भाजपा छापे मारा। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिर भूपेश बघेल जी और कांग्रेस डर क्यों रहे हैं? जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब हमारे उस समय के और आज के तो दुनिया के लोग सबसे लोकप्रिय नेता को घंटों बिठा करके ये पूछताछ करवाते थे। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने तक का काम इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कुछ नहीं किया। एक नोटिस राहुल गांधी जी को आ जाता है, पूरे देश में हल्ला मचाने लगते हैं। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई उसका सामना किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने सड़क पे प्रदर्शन नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस की सरकार से, भूपेश बघेल जी से, कि जब यूपीए की सरकार थी तो इन्हीं सीबीआई और ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के आधार पर इन्हीं के मंत्री कभी टी राजा जेल में जाते थे, कभी कन्हई मोहन जी जेल में जाती थी, कभी लालू जेल में जाते थे। जब केंद्र में यूपीए की केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब ये जेल में जाते थे। मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या उस समय ही नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों को हैंडल कर रहे थे? ये बातें बिल्कुल खोखली हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि 96.4% जो कन्विक्शन रेट है ईडी के जितने केस होते हैं, मतलब उतने में दोष सिद्धि हुआ है आज तक के, और मात्र 2.98 लगभग 3% मामले ही राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं। और उस बात से भी अलग मैं यही कहना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, इनके मंत्री टी राजा, कन्हई मोहन जी, लालू जैसे लोग लगातार हर महीने के महीने जेल जाते थे, उस समय केंद्रीय एजेंसियों की जांच के आधार पर। तो क्या उस समय मोदी जी उसको हैंडल कर रहे थे? बिल्कुल खोखली बात है। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पे जीएसटी चाहिए। कई ऐसे गेम हैं जिसपे जीएसटी की बात उन्होंने कही है, और खुद विनोद वर्मा ने भी ये आरोप लगाए कि जीएसटी ले रही है ऐसे एक पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बुद्धि पर कई बार तरस आता है। बौखलाहट में उल जुलूल आरोप लगाते हैं। उनके प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वहां पर जब उनके प्रदेश में विज्ञापन छप रहा है, 50 लाख लोग जुड़ जा रहे हैं, 20,000 अकाउंट खुल जा रहा है, प्रति माह 1,000 करोड़ से ऊपर के गेमिंग में, जुआ में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा संलग्न हो गए, उसको देखने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, केवल तो पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाना चाहते हैं। भूपेश बघेल ने ये कहा है कि केंद्र सरकार की नजर छत्तीसगढ़ के खदानों पर। देखिए, मैंने फिर से कहा, भूपेश बघेल जी की नजर गांधी परिवार के चरणों पर है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को एक जाम तारा बना करके भी पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार तक पैसा पहुंचाते हैं। उनकी नजर कहाँ है, छत्तीसगढ़ के लोग देखते हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे भाजपा लड़ नहीं पा रही है, और इस तरह से आईटी कलेक्टिव करके रखी है। ये खुद नारा लगाते होते थे लोग कि भूपेश है तो क्या क्या बोलते थे, भरोसा है। लेकिन आज साबित हो गया है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। और ये बात को केंद्र के कांग्रेस के इनके आला कमान के लोगों ने मान लिया है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाया जा रहा है। इनके किस तरह की स्थितियां हो रही हैं, भूपेश बघेल जी खुद विश्वसनीयता खो गई है। उनके चेहरे की भाव भंगिमा तो देखिए, आज सब समझ में, बॉडी लैंग्वेज देखिए। कांग्रेस एक तरफ कार्रवाई कर रही है चिटफंड कंपनियों के खिलाफ, हम जनता का पैसा वापस करा रहे हैं,
और दूसरी तरफ इस तरह महादेव केंद्र का जो इसका चलना है कारोबार पूरा इसमें आज विरोध करना का आरोप था कि जो महादेव केंद्र का कारोबार है ये पक्षका राज्य में शुरू हुआ है, हमारे राज्य में नहीं। हालांकि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बीजेपी एश्योर करेगी कि अगर वो सत्ता में आई तो महादेव केंद्र का उनके कारोबार के खिलाफ कड़ाई या बंद करवाई? 5 साल से कांग्रेस के लोग सरकार में हैं, उनको अभी तक विपक्ष की भाषा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बंद करें, सरकार में हैं तो जिम्मेदारी निभाएं, और नहीं तो दिसंबर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेने ही वाली है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और और जहां तक चिट फंड कंपनियों की बात आपने कही, 1% भी लोगों का 1% राशि भी लौटाया नहीं गया है, केवल और केवल ढकोसलाबाजी किया गया है। आज इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम चिट फंड कंपनियों का पैसा वापस करेंगे, लेकिन किसी का पैसा इन्होंने वापस नहीं किया है। 2023 में अभी जो चुनाव होंगे उसमें भी इसका भी जनता हिसाब मांगेगी। पैसा वापसी का मॉडल सारा मैं आदरणीय अनुराग भैया से बात करूंगा। कुछ बिंदु रखिए। एक विषय आ गया तो पैसा वापसी का वास्तविक मॉडल सारा है, इसको शिविर लगाकर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लागू किया। देखिए जितने घोटाले हुए हैं अभी तक, उसमें से एक ये बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आया है। जैसा 50 लाख यूजर्स, तो आप सोच लीजिए यदि 1000 की राशि भी एक व्यक्ति एक गैम्बलिंग कर रहा होगा तो आप 50 लाख से उसको तो ये कितना प्रतिदिन इसमें अमाउंट लोगों का जा रहा होगा इसका अनुमान नहीं कर सकते। और इसका शेयर जैसा माननीय ओपी चौधरी जी ने बताया कि एडिशनल एसपी सिर्फ 65 लाख देगा और उसके ऊपर कई इंटेलिजेंस के, कई IPS और मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी उसमें शामिल होंगे। तो उनकी राशि कितनी होगी इसका हम समझ नहीं सकते। जहाँ तक ईडी की कार्रवाई की बात, इसको पॉलिटिकल कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक FIR हुआ जैसा ओपी साहब ने बताया, और ये ऑपरेट हो रहा था दुबई से। जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट हो रहा है तो अपने आप ईडी की भूमिका शुरू हो अपने आप, और इसमें पॉलिटिकल विषय है ही नहीं। FIR जो दर्ज हुआ वो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया है, उसके आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस को आगे बढ़ रही है। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप आखिर बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।